ये अचानक मीटिंग क्यों बुला ली गायतोंडे जी ने? नहीं क्यों बुलाए? ये गायतोंडे साहब भी ना परेशान करके रखे हुए हैं। चलो इसी बहाने कम से कम प्रीति जी का घंटी बजाने के लिए मिलेगा। हेलो प्रीति मैडम। क्या चाहिए? हम तो देने आए हैं गायतोंडे साहब की अर्जी। 12 बजे बुलाएं सबको, नीचे आ जाइएगा। ये गायतोंडे समझता क्या आपने आपको? बैचलर है, कोई टेररिस्ट नहीं। और ऐसे कैसे निकाल देगा? अरे गायतोंडे का ऑर्डर टाटा कोर्ट से भयानक होता है। लगता है बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त आ गया। चल आजा। नमस्कार। आजकल हमारी सोसाइटी में जो अभद्रता चल रही है उसे रोकने के लिए सोसाइटी मेंबर्स ने डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद किसी भी बैचलर भाड़ोत्री को अलाउ नहीं किया जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर सब बैचलर भाड़ोत्री को रूम खाली करना पड़ेगा। माना कि हम सभी अपने परिवार के साथ वहीं रहना चाहेंगे जहां के आसपास का माहौल सभ्य और शांतिपूर्ण हो, लेकिन किसी के व्यक्तित्व को परखने के लिए क्या आप पहले ये जानेंगे कि वो इंसान बैचलर है या शादीशुदा? शायद नहीं। तो फिर ये कैसे मान लिया जाता है कि बैचलर इंसान शादीशुदा के मुकाबले गैर जिम्मेदार होता है? ये केस एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली 2 सिंगल लड़कियों रेनू और प्रीति की एक ऐसी आपबीती से जुड़ा है जिन्हें उस सोसाइटी में रहने वाले बाकी बैचलर्स के साथ 1 महीने में फ्लैट खाली करने का नोटिस मिला था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इन आशियाना ढूंढने वालों की उम्मीदों का छप्पर भी गिर गया। सर, रितु पैराडाइज में हमारे 2 फ्लैट हैं। एक में हम खुद रहते हैं और दूसरा हमने इन दोनों लड़कियों रेनू और प्रीति को भाड़े पे दे रखा है। सर, अब सोसाइटी ने एक नया रूल बना दिया है कि किसी भी बैचलर को सोसाइटी में फ्लैट भाड़े पे नहीं दिया जाएगा। और सर, इसलिए 15 दिन पहले हमने इन दोनों लड़कियों को 30 दिन के अंदर फ्लैट खाली करने के लिए बोल दिया। लेकिन अब पिछले 2 दिन से इन दोनों के फ़ोन बंद आ रहे हैं। सर, हमें तो लगता है कि वो फ्लैट खाली करके चली गई हैं और डिपॉजिट का 1 लाख रुपए भी नहीं लिया उन्होंने। लेकिन अगर उन्होंने फ्लैट खाली किया होगा तो उनके किसी पड़ोसी या बिल्डिंग के वॉचमैन ने तो देखा होगा। आपने कंफर्म किया कि उन्होंने फ्लैट खाली किया भी है या नहीं? नहीं सर, किसी ने भी उन्हें फ्लैट खाली करते हुए नहीं देखा है। और सर, हमें फिक्र इस बात की हो रही है कि अगर उन्होंने फ्लैट खाली नहीं किया है तो वो पिछले 2 दिन से कहाँ गायब हैं? उनके फ़ोन क्यों बंद है? आपके पास उनके घर वालों का नंबर भी तो होगा, उनसे पूछा आपने? सर, एग्रीमेंट रेनू के नाम से है और उसका नेटिव एड्रेस नासिक का है, लेकिन उसमें किसी भी फैमिली वाले का नंबर नहीं है। और सर, जिस कॉल सेंटर में ये दोनों लड़कियां काम करती हैं वहाँ प्रीति ने मेरा नंबर एज ए लोकल गार्जियन दे रखा है। वहाँ से मुझे फ़ोन भी आया था और उन्होंने मुझे बताया कि ये दोनों लड़कियाँ बिना इन्फॉर्म किए 2 दिन से ऑफिस में नहीं आ रही हैं। आप दोनों लड़कियों का नंबर और बाकी जो भी डिटेल्स हैं आप लिखवा दीजिए, हम देखते हैं। चंदे आइए। शिंदे, अगर लड़कियों ने फ्लैट खाली किया होता तो अपना 1 लाख का डिपॉजिट छोड़ के नहीं जाती। और कोई तो बात होगी जो दोनों के नंबर ऑफ है। दोनों लड़कियों के नंबर की लास्ट लोकेशन निकालो और एक बार इनकी सोसाइटी होके आते हैं, क्योंकि ओनर की बात को एक बार कंफर्म करना भी जरूरी है। सर, हाँ गायतोंडे साहब, सोसाइटी में पुलिस आई है। पिछले 2 दिन के अखबार। शिंदे, ये प्रीति और रेनू इसी फ्लैट में रहते हैं ना? जी सर। अभी कहाँ हैं दोनों? सर, मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन इस फ्लैट के मालिक ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, शायद उन्हें पता हो। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ? आप कौन? मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी अविनाश गायतोंडे। सर, हमने तो 30 दिन की मोहलत दी थी उनको। अब वो जल्दी फ्लैट खाली करके चली गई तो अच्छा ही है।
बट आर यू श्योर कि उन्होंने फ्लैट खाली कर दिया है? आपने देखा उन्हें फ्लैट खाली करते हुए? सर मुझे तो फ्लैट के ओनर पुष्पा जी और शैलेश जी ने बताया। गायतोंडे साहब, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन ना तो वो हमें फ्लैट की चाबी देकर गई हैं और ना ही अपना डिपॉजिट लेके। अब इसमें सोसाइटी क्या कर सकती है? इसीलिए इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है, और हमने सुना है कि वो फ्लैट खाली करने का नोटिस आपकी वजह से ही गया। सर हमने नोटिस सिर्फ उनको ही नहीं, सारे बैचलर भाड़ोत्री को दिए थे। हाँ, ये प्रीति जो थी वो ज्यादा कुछ अय्याश थी मतलब? अब वो नहीं है? सर आप बोले हुए को क्यों पकड़ रहे हो? अब प्रीति थी या है, उसे सोसाइटी को क्या लेना देना? लेकिन उसके कैरेक्टर से लेना देना है। आपने कहा कि प्रीति अय्याश थी, क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि सिगरेट पीना, शराब पीना, लड़केबाजी करना, सारे शौक रखती थी वो। प्रीति आपके लिए अय्याश थी, और रेनू वो कैसी थी? वो तो सीधी सादी थी बेचारी, यूं समझ लीजिए कि गेहूं के साथ गुण भी पिस गया। सर अगर आपको प्रीति के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो करण से बात कर लीजिए। करण कौन? एक और अय्याश बैचलर। आपको प्रीति और करण के किस्से ये बबन बताएगा। बबन बता इनको। साहब, वो करण का लफड़ा चालू था प्रीति मैडम से, हमेशा उसके फ्लैट में ही घुसा रहता था। सर वो गायतोंडे जी है ना, वो मुझे और प्रीति को लेके हमेशा कोई ना कोई रूमर फैलाते रहते हैं। लेकिन तुम तो प्रीति के फ्लैट में जाते थे ना? हाँ सर जाता था, लेकिन वो सिर्फ मेरी नॉर्मल एक फ्रेंड थी, कोई अफेयर नहीं था मेरा उसके साथ। और सर वैसे भी प्रीति मैरिड है। क्या प्रीति मैरिड है? जी सर, प्रीति ने बताया था कि वो अपने पति से अलग हो गई थी, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बताया। सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दिया था। कैसा धोखा? सर ये सब तो नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई दर्द ज़रूर था जिसमें हमेशा वो घुटती रहती थी। ऊपर से सर उसे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि वो रेनू भी। अच्छा, वो और रेनू अभी हो कहाँ सकते हैं? उसका मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन हाँ प्रीति और रेनू की कभी नहीं बनती थी। और सर रेनू से मेरा कोई लेना देना नहीं। प्रीति का चरित्र जितना पेचीदा नजर आ रहा था उतना ही रहस्यपूर्ण उसका अतीत भी था। हालांकि गुमशुदा रेनू भी थी, लेकिन जो गुमशुदा बदनाम होता है उसकी गुमशुदगी को अक्सर किसी अपराध से जोड़कर जरूर देखा जाता है। लेकिन प्रीति और रेनू की गुमशुदगी किस अपराध से जुड़ी थी, यह अभी तक रहस्य बना हुआ था। सर रेनू ने अपना नेटिव एड्रेस नासिक लिखवाया था। ये उसका लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जिसमें उसके नासिक का एड्रेस है, और ये इसके ऑफिस आईडी की फोटोकॉपी। अच्छा, गायतोंडे साहब ने जो प्रीति के बारे में बताया उसमें कितनी सच्चाई है? सर रेणु और प्रीति में हमें कोई बुराई नज़र नहीं आई, और गायतोंडे जी के नज़रिए पे हमें विश्वास नहीं। उन्हीं के कारण तो सारे बैचलर्स को सोसाइटी में से निकलना पड़ रहा है। सर चंदे, रेनू के इस नासिक वाले एड्रेस का रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर निकालो और इन दोनों लड़कियों के ऑफिस जाओ। हो सकता है वहाँ से प्रीति के पति और उसके पेरेंट्स का एड्रेस भी मिल जाए। सर। गायतोंडे साहब क्या है? बराबर बोले थे ना। ठीक है जाओ। नहीं, हम तो ठीक है, आप तो ठीक है ना? क्यों? क्या बकवास कर रहा है तू? बब्बन बकवास भी शांत पत्ती से करता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा, बहुत वफादार हैं हम आपके। सर, पता चला है कि रेनू का फोन 3 दिन पहले 5 अगस्त को हिंजेवाड़ी में रात 1 बजे बंद हुआ था, और उसके करीब 9 घंटे बाद प्रीति का फोन अगले दिन सुबह 10 बजे गोपालपट्टी में बंद हुआ। रेनू का फ़ोन बंद हुआ रात को 1 बजे और प्रीति का अगले दिन सुबह 10 बजे। अब ये दोनों एक साथ ही गायब हुई या अलग अलग? सर उनके कॉल सेंटर से पता चला है कि दोनों की शिफ्ट टाइमिंग अलग अलग थी। रेनू की शिफ्ट टाइमिंग शाम 4 से रात 12 बजे तक, और प्रीति की शिफ्ट टाइमिंग सुबह 8 से शाम 4 बजे तक। प्रीति के ऑफिस से उसके पति या उसके किसी रिश्तेदार का फ़ोन नंबर या एड्रेस मिला? नहीं सर, लेकिन ये पता चला है कि प्रीति को 6 महीने पहले रेनू ने ही जॉब पे लगवाया था, जबकि रेनू वहाँ 2 साल से काम कर रही थी। इनका कॉल सेंटर कहाँ है? सर मुकुंदवाड़ी में। और सर हिंजेवाड़ी जहाँ रेनू का फोन बंद हुआ था वो इलाका उसके घर और ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है। और सर ये भी पता चला है कि रेनू पहले कॉल सेंटर की गाड़ी से घर जाती थी, लेकिन पिछले 1 महीने से उसने कॉल सेंटर की गाड़ी से घर जाना छोड़ दिया था, वो खुद से घर जाती थी। सर, हिंजवाड़ी पुलिस को कल शाम एक लड़की की लाश मिली थी, उसकी फ़ोटो रेनू से मैच करती है। सर हिंजेवाड़ी पुलिस ने बताया है कि क्राइम सीन के आसपास इसका पर्स, मोबाइल या कुछ भी सामान नहीं मिला। इसका मतलब है इसे मारने वाले ने इसका सामान गायब कर दिया ताकि इसकी पहचान ना हो सके। लेकिन सर जिस नाले के पास रेनू की लाश मिली
वहां से कुछ ही दूरी पर लोकल पुलिस को एक पत्थर मिला था जिस पर खून के निशान थे। तो हो सकता है शिंदे कि उसी पत्थर से इसे मारा गया हो और फिर इसे मारने के बाद इसकी बॉडी को नाले के पास डंप कर दिया गया हो। हिंजेवाड़ी पुलिस से कहो कि उस पत्थर की फोरेंसिक और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हमसे शेयर करें। ओके सर। सर, रेनू के नासिक वाले एड्रेस पे उसकी माँ का फोन नंबर रजिस्टर्ड है। दामले ने उन्हें पुणे आने के लिए बोल दिया है। लेकिन शिंदे, हमें प्रीति के गायब होने वाला चक्कर भी समझना होगा। सर, जिस रात रेनू का फोन बंद हुआ, प्रीति की फोन लोकेशन रेनू की फोन लोकेशन और क्राइम लोकेशन से मैच नहीं करती है। प्रीति का फोन 5 अगस्त की शाम से 6 अगस्त की सुबह 9 बजे तक उनके अपार्टमेंट ऋतु पैराडाइज में एक्टिव था। लेकिन सुबह 10 बजे उसका फोन गोपालपट्टी में बंद क्यों हुआ, जबकि सुबह 8 बजे वो अपने कॉल सेंटर में होती है और उस दिन वो कॉल सेंटर गई भी नहीं। ये इत्तेफाक नहीं है शिंदे। प्रीति के गायब होने का कनेक्शन रेनू के मर्डर से हो सकता है। पुणे की ऋतु पैराडाइज हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट नंबर 303 में रहने वाली रेनू की हत्या होना और उसकी रूममेट प्रीति का अचानक गायब हो जाना ये शक खड़ा कर रहा था कि क्या प्रीति रेनू की हत्या करके फरार थी। अगर ऐसा था तो फिर प्रीति अब कहां थी, ये जानने के लिए पुलिस प्रीति तक पहुंचने के हर संभव प्रयास कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन की इसी कड़ी में प्रीति के चरित्र से जुड़े नए अध्याय सामने आने वाले थे। पूरा घर चेक करो, देखो प्रीति के पति है उसके नेटिव एड्रेस के बारे में कुछ पता चले। सर, अमित सर। लेकिन जितनी अय्यास वो प्रीति थी उतने तो प्रीति थी मतलब? सर, गायतोंडे ने बोला था कि प्रीति बहुत अय्याश है। हो सकता है उसका अंदाजा सही हो। लेकिन समझना ही होगा शिंदे कि इन सब चीजों का रेनू के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है और प्रीति के गायब होने का क्या चक्कर है। क्या वाकई में प्रीति का रेनू के मर्डर में कोई हाथ है या फिर प्रीति के साथ भी वही कुछ हुआ जो रेनू ने फेस किया। अगर मान लें कि प्रीति रेनू का मर्डर करके फरार है तो हमें इस मर्डर के पीछे का मोटिव भी समझना होगा। एक काम करते हैं, प्रीति और रेनू के बारे में पूरी सोसाइटी में पूछताछ करते हैं। तुम गोपालपट्टी में जहाँ से प्रीति का फ़ोन बंद हुआ था वहाँ से प्रीति के बारे में पता लगाने की कोशिश करो और प्रीति के कॉल रिकॉर्ड चेक करना, उसमें कोई गोपालपट्टी का नंबर रजिस्टर्ड है क्या। ओके सर। सर ये देखिए, अंदर प्रीति का ऑफिस आईडी मिले और साथ में कुछ फोटोज मिले। ये तो किसी खाली फ्लैट के पिक्चर्स हैं। कोई खाली फ्लैट की पिक्चर्स प्रिंट करवा के क्यों रखेगा। और अगर प्रीति का आई कार्ड यहाँ पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 अगस्त को प्रीति घर से ऑफिस के लिए नहीं निकली थी। प्रीति एक्यूज थी या विक्टिम, ये फिलहाल रहस्य था। लेकिन प्रीति तक पहुंचने के लिए पुलिस एक तरफ गोपालपट्टी में उसकी लीड तलाश रही थी तो वहीं सोसाइटी में प्रीति और रेनू के आपसी रिश्ते को भी समझा जा रहा था। सर,
कुछ दिन पहले रेनू और प्रीति की बहुत लड़ाई हो रही थी, यहाँ तक कि दोनों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी थी मैंने। सर मैं तो दोनों से ही दूर रहती थी, और खास करके उस प्रीति से। वो मुझे फूटी आग भी नहीं भाती थी। ऐसा क्यों? वो लड़की बहुत अय्याश थी, यहाँ तक कि वो मेरे पति को भी अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रही थी। सर दोनों लड़कियां काफी फ्रैंक थी और घर से निकलते वक्त अक्सर हाय हेलो हो जाती थी। लेकिन तुम्हारी बीवी तो कुछ और ही कर रही है। सर पूरी सोसाइटी प्रीति को कैरेक्टरलेस समझती थी, शायद इसीलिए उसे गलतफहमी हो गई थी। तो तुम्हें प्रीति कैरेक्टरलेस नहीं लगती? आई एम नॉट श्योर सर, और वैसे भी उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन करण और उमार अक्सर उसके घर आते जाते थे। करण और उमार? करण से तो हम मिले हैं, उमार कौन है? करण का रूममेट सर। सर मैं तो कभी कभी करण के साथ ही वहाँ चला जाता था, वो लोग भी अकेले रहते थे और हम भी सर, इसीलिए एक दूसरे की कंपनी शेयर कर लेते थे। किस तरह की कंपनी शेयर करते थे? बस सर ऐसे ही गायतोंडे जी हम बैचलर से बहुत चिढ़ते थे सर, यही सब हम मिलकर शेयर करते थे। देख लेना, ये गायतोंडे सोसाइटी में बैचलर्स को रहने नहीं देगा। मैंने सुना सारे फ्लैट ओनर से पर्सनली मिलके कोई नया रूल लाने वाला है। सर फिर थोड़े दिन में रूल सामने आ गए, इसकी वजह से हम लोगों को 12 दिन में ये फ्लैट खाली करना, और अभी तक नया फ्लैट भी नहीं मिला। फ्लैट तो प्रीति और रेनू को भी खाली करना था, उन्होंने कोई दूसरा फ्लैट देख रखा था? सर इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है सर, मुझे तो ये खुद समझ में नहीं आ रहा कि रेनू के मर्डर और प्रीति के गायब होने का क्या चक्कर है। क्या प्रीति के आंसू उसके द्वारा किए गए अपराध के पश्चाताप से जुड़े हुए थे, या फिर उसकी पीड़ा का रहस्य कुछ और ही था? लेकिन जब रेनू की मां पुलिस से मिली, तब वो रेनू की हत्या के लिए प्रीति को ही कोस रही थी। रेनू मेरा इकलौता सहारा थी। मैंने उसे हमेशा कहा कि प्रीति के चक्कर में मत पड़, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। प्रीति के बारे में क्या जानती हैं? बस इतना जानती हूँ कि प्रीति के पति ने उसे छोड़ दिया था। प्रीति के पति को जानती हैं? नहीं, बल्कि मैं तो प्रीति से भी कभी नहीं मिली। 6 महीने पहले रेनू ने फोन करके बताया कि वो और प्रीति दोनों साथ में रह रहे। गायतोंडे साहब, अरे गायतोंडे साहब, गायतोंडे साहब, गायतोंडे साहब, क्या है? आपको पता है हिंजेवाड़ी में रेनू का लाश मिला। सारी सोसाइटी को पता चल चुका है, तो सोसाइटी के सेक्रेटरी को पता नहीं होगा क्या? आप तो उड़ते हुए चिड़िया का पर गिन लेते हैं, आपको तो पहले से ही पता होगा सर। ये फाइल डीआईजी साहब के ऑफिस भिजवा देना। सर प्रीति के कॉल रिकॉर्ड में गोपाल पट्टी से रिलेटेड तो कोई भी नंबर नहीं मिला, लेकिन उसके फ़ोन पर एक शांति मालवनकर नाम की औरत के अक्सर फ़ोन आते थे। प्रीति का सरनेम भी मालवनकर है। हो ना हो ये शांति मालवनकर उसकी कोई रिश्तेदार है। कहाँ रहती है? सर पुणे की है, और बनवाड़ी के एड्रेस पर उसका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है। आप शांति मालवनकर? जी सर, प्रीति हमारी बहू है। हमने सुना है प्रीति को उसके पति ने छोड़ दिया था। नहीं सर, बल्कि वो मनीष से नाराज होकर खुद ही घर छोड़ के चली गई। प्रीति मेरी बात सुन बेटा, बेटा ऐसे घर छोड़ के मत जा। देख मुझे बताइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ठीक कर पाएंगी। प्रीति, प्रीति। मनीष, ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच कि तुम्हें छोड़ के चली गई? सर अब मैं क्या बोलूँ, उसको मेरी हर चीज़ से प्रॉब्लम थी, हर छोटी छोटी बात को तूल देती थी। वो आप लोगों को छोड़ के चली गई, लेकिन शांति जी आप फिर भी उसको फ़ोन करती थी? जी सर, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि वो सारी पुरानी बातों को भूल करके घर वापस आ जाए, इसीलिए मैं उसे कॉल किया करती थी। लेकिन 3 दिन से तो उसका फ़ोन बंद है, और हमें उसकी दोस्त रेनू जिसके साथ वो रहती थी उसकी लाश मिली है। क्या उसकी दोस्त मर गई? जी, और हमें शक है कि प्रीति ही उसका मर्डर करके फरार है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी प्रीति ऐसा नहीं कर सकती। अरे वो किसी को मारना तो दूर, किसी का दिल तक नहीं दुखा सकती है। शांति जी, हमने तो सुना है कि आपकी बहू प्रीति शराब सिगरेट सब पीती थी, और जहां वो अपनी दोस्त रेनू के साथ रहती थी वहां और भी कई चीज़ों के लिए बदनाम है। सुना माँ, कैसी है वो, और आप उसे वापस लाना चाहती हैं? सर हमारी शादी में माँ ने लगभग 12 लाख के गहने चढ़ाए थे, और जिस दिन वो गई सारे लेके चली गई। सर मनीष 12 लाख के गहनों की बात कर रहा था, लेकिन जब हमने प्रीति का फ्लैट सर्च किया
तब हमें वहाँ पर कोई भी गहने नहीं मिले। तो हो सकता है प्रीति के ही हाथों रेनू का मर्डर हो गया हो और प्रीति वहाँ से अपना सब कुछ लेकर भाग गई हो। प्रीति का डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने पति से अलग रह रही थी। प्रीति का पति को छोड़ना, ससुराल द्वारा दिए गए गहनों के साथ वहां से चले जाना और जहां वो रह रही थी वहां उसके चरित्र पर उठे सवालों का रेनू की हत्या से क्या कनेक्शन था, यह अब भी साफ नहीं था। और जब पुलिस ने रेनू और प्रीति के ऑफिस में पूछताछ की तो रेनू और प्रीति की आपसी अनबन की कोई वजह सामने नहीं आई। लेकिन रेनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद रेनू मर्डर केस के नए समीकरण जोड़ने की कोशिश की जाने लगी। ये रेनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पे हुए वार की वजह से हुई और उसकी हत्या 4 अगस्त की रात 1 बजे के आसपास ही हुई, जब उसका फोन बंद हुआ। रेनू उस रात 12 बजे कॉल सेंटर से निकली थी। इससे पहले वो कॉल सेंटर की गाड़ी से अपने घर जाती थी, लेकिन फिलहाल वो कॉल सेंटर की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। तो पता करो शिंदे, अगर वो कॉल सेंटर की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही थी तो इतनी रात को अपने घर जाती कैसे थी? क्योंकि ये बात तो तय है कि उसकी हत्या कॉल सेंटर से घर जाते समय ही हुई है। ओके सर। सर, रेनू और प्रीति जिस बिल्डिंग में रहते थे वहाँ का वॉचमैन बबन आया, आपको कुछ बताना चाहता है। बुलाओ। नमस्ते साहब। बोल बबन। हमको लगता है कि रेनू मैडम के मौत से ये गायतोंडे साहब का कुछ ना कुछ तो लेना देना है। मतलब? रेनू मैडम रोज रात को 1 सवा 1 बजे बिल्डिंग में आती थी, लेकिन गायतोंडे साहब रोज रात को तब तक रुकते थे जब तक रेनू मैडम आ नहीं जाती थी। और जिस दिन रेनू मैडम गायब हुई है ना, उस दिन वो घर पे थे ही नहीं। सुबह 4 बजे आए कहीं बाहर से। उस दिन सुबह 4 बजे मैं शिरडी से वापस आया था। लेकिन ये सब पूछकर आप जानना क्या चाहते हो? यही कि कहीं रेनू के मर्डर में आपका कोई हाथ तो नहीं है? लगता है आपको बबन ने भड़काया है सर, क्योंकि मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है ना। अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है ना। चल निकल यहाँ से, निकल निकल, आज के बाद दिखना नहीं सोसाइटी में। नौकरी गई तेरी। सर, मुझे रात को नींद नहीं आती, इसलिए मैं वॉक करता रहता हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पोती की उम्र की लड़की को बुरी नजर से देखूं। ये बबन के दिमाग में तो कचरा भरा हुआ है सर। उसे भी मेरे बारे में यही लगता था, इसलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। इस गायतोंडे के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और इसकी एलिबाई चेक करो और इस बब्बन पर नजर रखना। ओके सर। सोसाइटी के सेक्रेटरी अविनाश गायतोंडे के साथ साथ उसके खिलाफ बयान देने वाला बब्बन और सोसाइटी के बाकी सस्पेक्ट्स पुलिस की नजर में थे। और तभी रेनू और प्रीति के बारे में कुछ नई जानकारियां सामने आई। सब प्रीति मैडम और रेनू मैडम के झगड़े का तो पता नहीं, पर हाँ, एक औरत यहाँ पे प्रीति मैडम से झगड़ा करने जरूर आती थी। कौन औरत? उतना तो याद नहीं है, पर वो औरत प्रीति मैडम को बहू बहू करके बुलाती थी। प्रीति, प्रीति बहू, बहू घर चलो। कैसी हो तुम? सुनो सुनो प्रीति। सब वो औरत प्रीति मैडम के लिए घंटों इंतजार करती थी, लेकिन प्रीति मैडम उसे अवॉइड करके चली जाती थी। हाँ सब, यही औरत थी सब। मैं ये चाहती हूँ कि वो सारी पुरानी बातों को भूल करके घर वापस आ जाए। अच्छा, पहले रेनू कॉल सेंटर की गाड़ी से घर जाती थी, लेकिन ऑफिस से पता चला है कि अभी कुछ दिनों से रेनू कॉल सेंटर की गाड़ी से घर नहीं जा रही थी। क्या ये सही है? हाँ सब, वो तो बाइक से जाती थी सब। रेनू के पास बाइक थी? नहीं सब, उसके पास तो बाइक नहीं थी, पर एक लड़का उसे लेने आता था, वो उसके बाइक में बैठ के जाती थी सब। कौन सा लड़का रेनू को लेने आता था? अब सब उतना तो याद नहीं है, पर उसका बाइक एकदम अनोखा था सब, एकदम स्टाइल वाला। VIP नंबर था 4000, इसलिए याद रह गया। हाँ सर, वो बाइक मेरे ही नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन ये आपको क्यों जानना है? आपकी वो बाइक आपका ये पोता चलाता है ना? जी सर, यही चलाता है। क्या नाम है तेरा? अक्षय। तो ही रेनू को कॉल सेंटर से पिकअप करने के लिए जाता था? हाँ सर, मैं ही रेनू को कॉल सेंटर से पिकअप करने के जाता था और बिल्डिंग के पहले ड्रॉप कर देता था, ताकि मेरे और रेनू के अफेयर के बारे में आजूबा को पता न चल जाए। तो 5 अगस्त की रात को भी तू ही गया होगा उसे पिक करने के लिए? नहीं सर, उस रात में नहीं गया था, मेरी बाइक ख़राब हो गई थी। आप चाहो तो किसी से ही पूछ लो। ठीक है, तो जब तक हम ना कहें तुम और आप गायतोंडे साहब शहर छोड़ कर नहीं जाएंगे।
ओके सर। सर मैंने कंफर्म किया 5 अगस्त को अक्षय की बाइक रिपेयर के लिए गैरेज में थी और उसके फ़ोन की लोकेशन भी उसके खुद के घर की थी। और सर ये भी कंफर्म किया कि रेनू उस दिन कॉल सेंटर की गाड़ी से नहीं गई थी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ओके लेके आओ उसे। सर वनवाड़ी पुलिस स्टेशन से फ़ोन था, उन्होंने प्रीति को सह्याद्री पार्क से पकड़ लिया। सर मुझे नहीं पता रेनू को किसने मारा, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो इतने दिनों से गायब क्यों थी? सर मैं तो खुद से भाग रही थी, मेरा बस चलता तो मैं तो सुसाइड ही कर ली थी, लेकिन मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद को मार सकूं। चलो मान लिया कि तुमने रेणु को नहीं मारा, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम आत्महत्या करना चाहती थी? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज मुझसे कुछ मत पूछिए। जवाब तो देना पड़ेगा प्रीति। तुम्हारे पति का कहना है कि तुम अपने ससुराल से 12 लाख के गहने लेके गई। तुम्हारी सोसाइटी का कहना है कि तुम अय्याश हो, और हमें यह शक है कि तुमने अपनी दोस्त रेणु का मर्डर किया है। अब अगर सच कुछ और है तो तुम्हें जवाब तो देना पड़ेगा। सबको लगता है कि मैं बुरी हूँ, लेकिन सर मैं बुरी नहीं हूँ। आप प्लीज मुझ पे रेनू के मर्डर का आरोप मत लगाइए, मैंने कुछ नहीं किया। सर ये तो कुछ भी क्लियर नहीं बोल रही है, कहीं कोई ड्रामा तो नहीं कर रही? हो सकता है शिंदे, मान लो इसने रेणु को नहीं मारा है, लेकिन इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो हमें बताना ही नहीं चाहती? सर गायतोंडे के पोते अक्षय पे किसी ने जानलेवा हमला किया है, सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। सर उसका बस चलता तो मुझे जान से ही मार देता। पर वो तुम्हें जान से मारना क्यों चाहता था? सर उसने मेरी रेनू को मुझसे छीना, मैं उसे सिर्फ सबक सिखाना चाहता था। रेणु का अफेयर तो अक्षय से चल रहा था, तो फिर रेणु को मेरी रेणु क्यों बोल रहा है? रेनू से मैं प्यार करता था सर, लेकिन मुझे पता चला कि वो उसे घुमा रहा है। तू ही रेणु से प्यार करता था या रेणु भी तुझसे प्यार करती थी? सर वो भी मुझसे प्यार करती थी। तो ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई? सर मैंने इसलिए नहीं बताई कि कहीं उसके गायब होने का शक आप मुझ पे ना करें। लेकिन हमें तो लग रहा है उसको मारने में भी तेरा ही हाथ है। नहीं सर मैंने रेनू को नहीं मारा सर, मैं उससे प्यार करता था। लेकिन ये बात भी सच है कि रेनू मुझे धोखा दे रही थी। प्रीति ने मुझे कई बार कहा कि रेनू मुझसे प्यार नहीं करती, और सर वैसे भी रेनू की वजह से प्रीति बदनाम हो रही थी। मतलब? शराब और सिगरेट रेनू के शौक थे, प्रीति तो उसे हाथ तक नहीं लगाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि अय्याश रेणु थी और बदनाम प्रीति हो गई। एक बात बता, तुझे क्या लगता है तेरे और अक्षय के अलावा रेणु का अफेयर और किससे हो सकता है? सर उनके फ्लैट में उमर और सिद्धार्थ भाई आया जाया करते थे सबको, और मुझे ये लगता था कि वो प्रीति से मिलने जा रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि उनका अफेयर भी रेनू से होगा। हाँ सर रेनू का मुझसे भी रिलेशन था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। मैं मानता हूँ सर मेरा रेनू से अफेयर था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं सर। सर इन सब का रेणु के मर्डर में हाथ हो सकता है, लेकिन इनमें से किसी के भी खिलाफ अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, और प्रीति भी बार बार यही दोहरा रही है कि उसने रेणु को नहीं मारा। शिंदे एविडेंस तो प्रीति के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन ऐसी क्या बात है जो वो छुपा रही है? प्रीति के घर से हमें ये फोटोग्राफ्स मिले थे जो किसी खाली फ्लैट के हैं। आखिर ये फोटोग्राफ्स प्रिंट करवाए क्यों गए थे? सर ये मेरे फोटोग्राफ्स नहीं है, रेनू के होंगे। लेकिन रेनू ने ये फोटो अपने पास क्यों रखे हुए थे? क्या रेनू या फिर तुम दोनों इस फ्लैट में शिफ्ट होने वाले थे? सर मुझे नहीं पता। शिंदे कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लैट के इन फोटोग्राफ्स का रेनू के मर्डर के साथ कोई कनेक्शन हो? एक काम करो, इंटरनेट पर सर्च करो, क्या किसी ने अपना फ्लैट बेचने या किराए पर देने के लिए ये फोटोग्राफ्स किसी साइट पर अपलोड किए हैं? ओके सर। सर प्रीति के साथ आई है शांति, प्रीति के जमानत के लिए। प्रीति बेटा तू ठीक तो है ना? प्रीति इन्होंने तुम्हारी जमानत करवा दी है, तुम जा सकती हो। सर आप चाहे मुझे जिंदगी भर जेल में रख दो, लेकिन मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। ये तो क्या कह रही है बेटा? अगर मेरे मनीष से कोई गलती हुई है ना तो उसकी तरफ से मैं तुमसे 1000 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा मत बोल बेटा। चल मेरे साथ घर चल। मेरे पास कोई गहने नहीं है, मैं कंगाल हूँ। मेरी धन दौलत सब तो ही है बेटा। चल चल बेटा घर चल।
इसे हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। सर जरूर प्रीति और उसके पति मनीष के बीच में कोई ऐसी अनबन हुई होगी जिस वजह से इस हालत में भी प्रीति अपने ससुराल नहीं जाना चाहती। शिंदे, पति ही नहीं, वजह सास से जुड़ी भी हो सकती है। सर हो सकता है शांति जी प्रीति को अपने साथ गहनों के लालच में ले जाना चाहती हूँ, लेकिन ये भी साफ है शिंदे कि हमें प्रीति के घर से कोई गहने मिले नहीं। अब या तो उसने वो गहने कहीं छुपा दिए हैं या फिर बेच दिए हैं। कैसे भी करके ये पता करो कि प्रीति उस दिन वहाँ गोपाल भट्टी में कहाँ थी, और पुणे में जितने भी पुराने गहने खरीदने वाले सुनार हैं सबसे पूछताछ करो। पुलिस अब प्रीति के उन 12 लाख के गहनों का राज पता कर रही थी जो वो अपने पति के घर से लाई थी। वहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रीति के घर से मिले उस फ्लैट के फोटोग्राफ से जुड़े खुलासे में कुछ नए समीकरण सामने आए। सर इस ऐड में जो फोटोग्राफ्स अपलोडेड हैं ये वही फोटोग्राफ्स हैं जो हमें प्रीति और रेनू के फ्लैट में मिले थे, लेकिन सर ये ऐड सेल के लिए है। प्रीति ने हमें कहा था कि ये फोटोग्राफ्स रेनू के हैं, तो क्या रेनू ये फ्लैट खरीदना चाहती थी? लेकिन रेनू का फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं था कि वो फ्लैट खरीद सके। लेकिन शिंदे, अगर रेनू ने ये प्रिंट निकाले थे तो किस मकसद से? सर भीमनगर के अभिनंदन ज्वेलरी शॉप पे 2 अगस्त को प्रीति ने अपने गहने बेचे थे और ज्वेलर्स ने उन गहनों के 12.5 लाख रुपए कैश प्रीति को दिए थे। 12.5 लाख? अगर 2 अगस्त को उसके पास 12.5 लाख रुपए कैश था तो वो कैश गया कहाँ? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रेनू ने प्रीति को चीट किया हो? उसने उस फ्लैट के फोटोग्राफ्स दिखाकर प्रीति से पैसे हड़प लिए और शायद इसी वजह से प्रीति के हाथों रेनू का मर्डर हो गया हो। ऐसा माना जा रहा था कि कहीं रेनू की हत्या प्रीति को दिए गए पैसों के धोखे से तो नहीं जुड़ी थी, और जल्द ही प्रीति की चुप्पी की वजह का एक चौंका देने वाला राज सामने आया। सर प्रीति का रेप हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर इंजरी मार्क्स हैं। प्रीति चुप रह के क्या साबित करना चाहती हो? तुम बता क्यों नहीं रही हो कि तुम्हारे साथ किसने? सर प्लीज आप मुझसे कुछ मत पूछिए। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम चुप रहकर अपने ही अपराधी को बचा रही हो? क्या तुम्हारी सोसाइटी में से किसी ने तुम्हारे साथ? सर प्लीज आप मुझे मेरे हालात पे छोड़ दीजिए। प्रीति की चुप्पी इस केस को और भी जटिल बना रही थी, और अंदाजों के आधार पर प्रीति की सोसाइटी में रहने वाले लड़कों को प्रीति रेप केस का सस्पेक्ट मानकर पूछताछ की जा रही थी। सर मैंने प्रीति के साथ कुछ भी नहीं किया, ट्रस्ट मी सर। तुमने सिर्फ उसका रेप ही नहीं, उसके 12.5 लाख रुपए भी चुराए हैं। सर मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, ना तो मैंने प्रीति के साथ कुछ किया है और ना ही रेनू के साथ। पूछताछ की इस कड़ी में रेनू और प्रीति के फ्लैट ओनर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड बब्बन पर भी शक जताया गया। सर प्रीति कई बार बोलती थी कि बब्बन उसको बुरी नज़र से देखता है, और मैंने उसकी कंप्लेंट गायतोंडे से भी की थी, लेकिन वो तो प्रीति को ही गलत बोलने लगे। साहब बोलते हैं साहब हम मानते हैं कि प्रीति मैडम हमको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन हम ताड़ने के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। सही बता रहे हैं साहब, हमको तो लगता है ये गायतोंडे साहब ने ही प्रीति मैडम के साथ ये सब किया है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? बिना किसी सबूत के अगर दोबारा मुझ पर इल्जाम लगाया तो मानहानि का केस कर दूंगा मैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति का रेप और वो 12.5 लाख रुपए गायब होने के पीछे प्रीति के पति का ही हाथ हो, और शायद इसी वजह से प्रीति अपनी सास के साथ जाने से घबरा रही थी? हो सकता है। प्रीति के पति को बुलाओ, एक बार उससे भी अच्छे से पूछताछ कर ही लेते हैं। ओके सर। सर मैं प्रीति से पिछले 6 महीने से नहीं मिला हूँ और आप मुझ पर यह एलिगेशन लगा रहे हैं। अभी तो सिर्फ एलिगेशन लगाए हैं, जरूरत पड़ी तो डंडे भी लगाएंगे। रेप एक्यूज को कैसे पीटा जाता है तुझे अंदाजा नहीं है? सर मैं प्रीति क्या किसी का रेप नहीं कर सकता। मैं नपुंसक हूं सर। अगर तुम नपुंसक हो तो तुमने प्रीति से शादी की क्यों? मैं किसी से शादी करना नहीं चाहता था सर, लेकिन आई ने मेरी शादी जबरदस्ती प्रीति से करा दी। आई को मेरे बारे में कुछ नहीं पता। शादी के बाद मैं प्रीति के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं उससे दूर रहने के बहाने ढूंढने लगा। मैं उसे जानबूझ के झगड़ा करता था। क्या है? मैंने बोला ना मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। अगर मेरी शक्ल से भी नफरत है तो शादी क्यों की मुझसे? मैंने प्रीति को हमेशा यही जताया कि वो मेरे लायक नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि मैं उसके लायक नहीं था। और एक दिन प्रीति को मेरी सच्चाई पता चली तो वो घर छोड़ के चली गई। नहीं सर, ये सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। शांति जी, ये बात आपके बेटे ने खुद हमें बताई है, लेकिन आपसे सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी बहू को सिर्फ इसलिए वापस लाना चाहती थी ना क्योंकि उसके पास आपके 12 लाख के गहने थे? नहीं सर, गहनों की लालच तो मुझे कभी नहीं रही। मैं तो सिर्फ अपनी बहू को अपने साथ अपने घर लाना चाहती थी, इसीलिए उसे मनाने की हर कोशिश कर रही थी सर।
लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा ही। मनीष से शादी होना प्रीति के साथ हुआ वो छलावा था जिसका दोष भी प्रीति के सर मढ़ दिया गया। पति को छोड़कर अकेले रहने का साहस तो प्रीति ने दिखाया, लेकिन प्रीति से अलग रहने को भी प्रीति के चरित्र में खोट मान लिया गया। और उसके साथ हुए रेप ने प्रीति की मनस्थिति इतनी दयनीय बना दी थी कि वो अपने अपराधी के खिलाफ बोलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन क्या प्रीति रेप केस रेनू मर्डर केस से अलग था, या फिर प्रीति और रेनू का अपराधी कोई एक ही था? यह अभी साफ होना बाकी था। ठीक है सर, प्रीति और रेनू जिस फ्लैट में रेंट पे रहते थे, पता चला है वो फ्लैट गिरवी रखा हुआ है। 3 साल पहले उस फ्लैट के ओनर शैलेश और पुष्पा ने बैंक से 20 लाख रुपए लोन लिया था और पिछले 1 साल से उन्होंने उस लोन की कोई भी किस्त नहीं भरी है। लेकिन उस फ्लैट के गिरवी होने का रेनू के मर्डर और प्रीति के रेप से क्या कनेक्शन हो सकता है सर, क्योंकि प्रीति और रेनू का गायब होने के अगले ही दिन उन्होंने बैंक में 4 लाख रुपए जमा करवाए थे। अगर वो उस समय बैंक में पैसा जमा नहीं करवाते तो बैंक उन्हें फ्लैट ऑक्शन का नोटिस भेज देती। तो तुम्हें ये लगता है कि प्रीति के गहनों के 12 लाख और उन 4 लाख का कोई कनेक्शन है? सर मान लिया कि उन्होंने प्रीति और रेनू के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन हो सकता है इसमें उनकी कोई चाल हो, उनकी नीयत में खोट हो। अगर ऐसा लगता है तो इस एंगल को इन्वेस्टिगेट करो, देखो क्या सामने आता है। ओके सर। जब रेनू और प्रीति के फ्लैट ओनर शैलेश और पुष्पा को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पुलिस का शक सही साबित हुआ। प्रीति के गायब होने के अगले दिन 12 लाख रुपए तुमने अपनी बहन के अकाउंट में जमा किए और उसके बाद अपनी बहन के अकाउंट से अपने अकाउंट में सिर्फ 5 लाख ट्रांसफर किए और इन 5 लाख में से तुमने 4 लाख से अपने गिरवी फ्लैट की EMI चुकाई। और तो और तुम दोनों की फोन लोकेशंस प्रीति की फोन लोकेशन से मैच करती है। जब प्रीति का फोन बंद हुआ तुम दोनों गोपाल पट्टी में ही थे। अब कुछ भी छुपाने का फायदा नहीं है, बोलो बोलो। सर गिरवी फ्लैट छुड़ाना तो दूर, हमारे पास तो रेनू और प्रीति का डिपॉजिट वापस करने के लिए भी पैसा नहीं था सर। पर सर मुझे पता चला था कि प्रीति के पास बहुत गहने हैं और जब गायतोंडे ने फ्लैट खाली करने को बोला तो हमें लगा कि हम प्रीति को ठग सकते हैं नया फ्लैट दिखाने के बहाने, और हमने एक साइड पर से एक फ्लैट का प्रिंट आउट निकाला और प्रीति को दिखाया। प्रीति बेटा, गोपाल पट्टी में ये मेरे दोस्त का फ्लैट है, बाहर वालों से 40 मांग रहा है, मैं तुझे 35 में दिलवा दूंगा। लेकिन अंकल मेरे गहने भी बेचकर सिर्फ 12-13 लाख आएंगे मेरे हाथ में। अरे बेटा, बाकी का पैसा तेरे अंकल लोन से दिलवा देंगे। हमने एडवांस के नाम पर उससे 12 लाख रुपए कैश ले लिया था, फिर वो रोज़ हमसे फ्लैट देखने के लिए बोलने लगी। हम उसे टाल नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने उसे गोपाल पट्टी आने के लिए बोला। ये कहाँ आए हम? अब अगर किसी से कहा ना कि तूने हमें 12 लाख दिए हैं तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, समझी? बाद में पता चला कि 2 दिन से उनका फ्लैट भी बंद था और उन दोनों लड़कियों के नंबर भी बंद आ रहे थे। हमें लगा कि कहीं प्रीति ने सुसाइड ना कर लिया हो, इसलिए उनकी मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई। प्रीति को तो 12 लाख के लिए ब्लैकमेल किया, और रेनू, उसे क्यों मारा? नहीं सर, रेनू को हमने नहीं मारा सर। शिंदे, जब तक ये सच ना बोले अच्छे से सेवा करो इनकी। बहुत जोर देने के बावजूद भी शैलेश और पुष्पा अपने बयान पर कायम रहे। अगर उन्होंने रेनू को नहीं मारा तो किसने मारा था, ये जानने के लिए पुलिस अब प्रीति से नए सिरे से पूछताछ कर रही थी। मैं बहुत डर गई थी सर। मुझे लगा कि अगर मेरा वीडियो अपलोड हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। पहले से ही इतनी बदनाम थी मैं। हमने सुना कि कैरेक्टर रेनू का खराब था, उसके कई अफेयर्स थे। हाँ सर, लेकिन वो जैसे भी थी दिल की बुरी नहीं थी, उसने हमेशा मेरी मदद की। लेकिन उसकी वजह से तुम्हें सोसाइटी में बदनामी भी तो मिली। देख रेनू, मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब लोग मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं ना तब मुझसे सहन नहीं होता। दुनिया वालों की बात एक कान से सुनकर ना दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। तू जैसे सोचती है वैसे मैं नहीं सोच पाती। तो तू क्या चाहती है? अपने पति के पास वापस जाना चाहती है? बदनाम होके रहने से तो बेहतर ही है कि मैं घुट घुट के जी लूं।
रेनू मेरी इस बात से नाराज थी, लेकिन हम दोनों के बीच में सुलह हो गई थी। अगर तुम्हारी उससे सुलह हो गई थी तो फिर झगड़ा किसका था जो उसका मर्डर कर दे? हाँ सर, मैंने ही रेनू को मारा है, क्योंकि उसी के बहकावे में आके मेरी बहू मेरे घर वापस नहीं आना चाहती थी। लेकिन सर, मैं वहाँ उसे मारने नहीं गई थी, मैं तो वहाँ उसे विनती करने गई थी, उसे समझाने गई थी। रेनू, रेनू, रेनू बेटा, आप यहाँ? देख बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहू को वापस मेरे पास भेज दे। जब प्रीति आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप क्यों जबरदस्ती करती है उसके साथ? छोड़िए उसे उसके हाल पर। तो अब मैं समझ गई कि तूने ही उसे रोक रखा है। तू अपने आप को दोस्त कहती है, अरे दोस्त तो वो होते हैं जो अपने दोस्तों का घर जोड़ते हैं, और तू उसके पति से तू अलग कर रही है। काहे का पति? आपको पता भी है आपका बेटा तो मर्द तक नहीं है, नामर्द है। वो बना दिया उसे प्रीति का पति। उसने मेरे बेटे को नामर्द बोला तो मुझसे सहन नहीं हुआ, उसकी बॉडी को वहीं नाली के पास छोड़ दिया और उसका आईडी कार्ड और पर्स लेके मैं वहां से निकल गई। लेकिन सर, तब मुझे सच नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि रेनू मेरे बेटे के बारे में जो भी बोल रही है वो सच बोल रही है। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि मेरे बेटे और बहू खुश रहे, लेकिन अपनी तकदीर फूटी थी सर। सच कड़वा ही होता है शांति जी। बेहतर यही होता कि गुस्से में आकर किसी की जान लेने की बजाय आप सच का कड़वा घूंट पी जाती। प्रीति और मनीष का रिश्ता शांति की नजर का वो क्षितिज था जिसे वो दूर से जुड़ता हुआ तो देखती थी, लेकिन इस हकीकत से अनजान थी कि उनका रिश्ता उन दो समानांतर रेखाओं की तरह था जिनकी दूरी वो कभी खत्म नहीं कर पाएगी। कभी कभी नजर के भ्रम को भी सच मान लिया जाता है, लेकिन अपने इस भ्रम को गलत नजरिया देना एक ऐसी भूल है जिसका खामियाजा व्यक्ति विशेष तो भुगतता ही है, लेकिन दोषी वो समाज भी बन जाता है जिसका प्रतिनिधित्व करने वाले कभी कभी भले को बुरे की संज्ञा देकर उसे बदनाम कर देते हैं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कई बार जो हम देखते हैं, समझते हैं, अंदाजा लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि सच वही हो। ऐसा भी हो सकता है कि हकीकत बिल्कुल उससे उलट हो। हर इंसान के अतीत में कुछ ऐसे राज होते हैं जिन पर पर्दा पड़ा होता है, और कई बार उन पर पर्दा पड़ा रहना ही बेहतर भी होता है। लेकिन अतीत पर चाहे कितने भी पर्दे क्यों ना पड़े हों, हमारे अतीत से जुड़ा सच हमेशा हमारे साथ साए की तरह चलता है। आज इस केस में हम एक ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे जो अतीत और हकीकत के रास्ते में कुछ इस तरह उलझ गई कि ना चाहते हुए भी उसे जुर्म की नो एंट्री में कदम रखना पड़ा। The number you are trying to call is currently not reachable. जल्दी अंदर चल। रोशनी ताई, बाहर आपको कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ रोशनी? हाँ? देखो कोई पंगा हो तो बोलना अपन को। नहीं कुछ नहीं अंकल, मेरे को ना बहुत जरूरी काम याद आ गया, तो मैं करके आती अभी वापस। आप ना थोड़ा घर का ध्यान रख लेना। जल्दी चल। आती है मैं अंकल, ध्यान रखना। हाँ हाँ। एक तरफ जहां पुलिस को एक औरत की लाश मिलती है, वहीं दूसरी तरफ रोशनी के हालात देखकर मामला काफी अजीब मालूम पड़ रहा था। बड़ा सवाल ये था कि इस खून से रोशनी और इस बच्चे का क्या संबंध है, ये बच्चा किसका था और रोशनी इसे अपने साथ लेकर क्यों घूम रही थी। क्या ये रोशनी के अतीत से जुड़ा कोई ऐसा काला सच था जो उसकी जिंदगी में वापस आकर उसके भविष्य को अंधकारमय बनाने वाला था। बहरहाल पुलिस ने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाया और इस मामले की जड़ का पता लगाना शुरू किया। इसके गले और हाथों पे निशान देख के ऐसा लगता है कि इसने गहने पहने हुए, कहीं ये गहने ही इसकी मौत का कारण तो नहीं बना। सर देख के लगता है कि लूटपाट का मामला ही है। सर ये पास से पर्स मिला है, शायद इसी औरत को।
सर इस पर उसको पैसे और मोबाइल वगैरह कुछ नहीं मिल रहा और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे पता चले कि औरत है कौन। और सर ये जगह इतनी आइसोलेटेड और सुनसान है, यहाँ पे कौन आता है? The number you are trying to call is currently not reachable. नायक, एक बात गले के नीचे नहीं उतर रही कि ये औरत इस सुनसान इलाके में क्या करने आई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्यारा इसे जबरदस्ती यहाँ लाया और सुनसान इलाका देखकर इन्हें मारकर ठिकाने लगा दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें मारा कहीं और गया और लाश को डंप यहाँ किया गया। विक्टिम की फोटो दिखाकर आसपास के लोगों से पूछताछ करें और हाँ, सभी थानों और खबरियों तक भी इसकी फोटो फैला दो। जितनी जल्दी हमें इसकी पहचान होगी उतनी जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजें। एकदम चुप रहे, बोले ना चुप रहे, काय को रो रहा है? हाँ? हेलो हेलो रोशनी। अरे मैं तेरे को बाद में फोन करती है ना, अभी बहुत परेशान है मैं। ये बच्चा किसका रो रहा है? तुम्हारे साथ कोई बच्चा है? अरे मैं बाद में बताती है ना, तू अभी फोन रख। ए, सुन, रुक रुक रुक। कितनी बार बोला तेरे को मत भागने का, क्यों भाग रहा है? चल। मृत महिला की पहचान के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक एक आदमी से और एक एक ऑटो वाले से पूछताछ की गई। इसको देखा तू? हाँ साहब, इस औरत को मैंने ही दोपहर में छोड़ा था। कहाँ पर? सर यहाँ से सीधा जाएंगे, आगे से लेफ्ट, सुनसान जगह है, वहाँ पे एक बच्चा एक औरत पहले से खड़ी थी और ये भी सर वहीं पे उतर गए। अच्छा, तुम्हें उस औरत की शक्ल याद है जिसके साथ बच्चा था? नहीं सर, मैं जल्दीबाजी में था, मैं पहचान नहीं पाया सर। कहाँ से बताया था इसको? सर यहीं हमें बड़ी से सर। आखिर विक्टिम के साथ ये औरत कौन हो सकती है? मानता क्यों नहीं तू? इधर इधर बैठ इधर। हाँ, कितनी बार बोला भागने का नहीं, समझ में नहीं आता तेरे को? अब चुप चुप हो एकदम, मत भागा कर। देख, अभी भागा तो फोन गिरा है, अब के भागेगा ना तो तू खुद गिरेगा। भागेगा? चल अभी मेरे साथ चल। एकदम चुप कर। आज से मेश तेरी माँ है और तू मेरा बेटा, तो तू मेरे को क्या बोलेगा? माँ, समझा? और सुन, जो मैं बोलेगी ना आज से वही तू बोलेगा, समझ रहा है ना मेरी बात? चलो एक बार ये सुधाकर मिल जाए ना तो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। अब एक काम कर, ये दवाई पी ले। नहीं। अरे पी ले, इससे ना तेरे को ताकत आएगी। अरे मुंह खोल। अरे वाह, हो गया देख, अभी ना तेरे को बहुत अच्छी नींद आएगी। चल अभी आराम से टिक जा। अंकल, ये रोशनी का घर कहाँ है? घर तो यही है, पर वो अभी घर पे नहीं है, किसी काम का वास्ते बाहर चली गई है। तुम कौन है? ए मैन, ए हेलो हेलो हेलो, ए मैन, ए मैन, गेट क्या क्यों खोल रहा है? हाँ? कौन है? कौन तुम? बोला ना घर पे नहीं है, काम का वास्ते बाहर गई है, वो आएंगे ना तब आना। हाँ? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। कमाल है। अरे सुनो। हाँ साहब। इसको देखा है? हाँ साहब, ये तो अम्मा है। ऊपर जाइए, इसका पूरा इतिहास भूगोल ऊपर मिल जाएगा। सर उस औरत का पता मिल गया है।
अरे छाया, हाँ इन लोग को ठीक से समझा दे, बाद में कस्टम में। हाँ हाँ। क्या हो गया साहब? जी हम लोग उन्हें अम्मा बुलाते हैं। पर बात क्या है साहब? तुम्हारी अम्मा का खून हो गया है। क्या खून? अम्मा का खून? कुछ आइडिया है अम्मा कहाँ गई थी और किससे मिलने वाली? नहीं साहब, कुछ बताया नहीं उन्होंने, ना हम लोग उससे कुछ पूछते थे। आखिरी बार अम्मा को एक औरत के साथ देखा गया, जिसके साथ एक बच्चा भी था। तुम लोगों को कुछ जानकारी है कि वो औरत कौन है और वो बच्चा कौन था उसके साथ? नहीं साहब। अम्मा ने तुम्हें कुछ बताया? नहीं साहब, मुझे क्या मालूम, मुझे तो धंधे से ही टाइम नहीं मिलता। मैं तो काफी टाइम हो गया अम्मा के साथ बैठी भी नहीं। अम्मा की किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कोई दुश्मनी? नहीं साहब, अम्मा बहुत अच्छी थी, अम्मा हमारी बहुत फिक्र करती थी। अब कौन देखेगा हमें? देखो, अगर तुम लोगों ने हमसे कुछ भी छुपाया और कहीं बाहर से हमें कुछ पता चला तो याद रखना, ठीक नहीं होगा तुम लोगों के लिए। क्या बात है साहब, क्या देख रहे हो? रोशनी रोशनी तो आज आई नहीं। आपको पुलिस चाहिए तो मेरी दुकान से ले लीजिए साहब, पूजा के लिए ही चाहिए ना। रोशनी से ही काम है। पापा दरवाजा खोलो ना। रोशनी, रोशनी, अच्छा रोशनी। ये रोशनी कहाँ गई? अरे वेणु, किधर था तुम? पीटर अंकल, आपने रोशनी को देखा क्या? हाँ, कल दोपहर को आया था। उसके साथ एक बच्चा भी था, वो बहुत हड़बड़ी था। किधर तो चला गया, बोला एक काम है वो निपटा के आती हूँ। उसके बाद में उसको पूछते पूछते कोई तो आया था, लेकिन उसके पहले वो जल्दी जल्दी निकल गया। क्या मालूम किधर गई? अंकल, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हमको तो डर है वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। सर, अम्मा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। इसे देख के लगता है कि काफी लोगों से बातचीत होती थी। आखिरी कॉल किसी रोशनी को किया था। रोशनी, ये कहीं वही औरत तो नहीं है जिसके साथ अम्मा को आखिरी बार देखा गया था, एक बच्चे के साथ? सुनसान जगह है, वहाँ पे एक बच्चा एक औरत पहले से खड़ी थी और ये भी सर वहीं पे उतर गए। पॉसिबल है सर। मैंने टेलीकॉम कंपनी से इसका एड्रेस लेके जब वेरीफाई किया तो पता चला कि वो फर्जी है, वो वहाँ पे नहीं रहती। एक बात और सर, अम्मा जी के मर्डर के बाद से इस रोशनी का फोन बंद है। नाइक, इस रोशनी का अम्मा के खून से जरूर कुछ लेना देना, क्योंकि अम्मा और रोशनी के सिम का एक साथ डेड होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इस रोशनी के भी कॉल डिटेल्स निकलवा, एक एक नंबर से खुद बात करो, कोई तो मिलेगा जो हमें इस रोशनी तक पहुंचा सके। मैंने बोला था ठंडा पानी चाहिए, ये ठंडा पानी है, जाके ठंडा पानी लेके आओ। क्या रे सोनम, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी? सोनम, मेरे लिए भी कुछ काम देखना फिल्म लाइन में। मैं कब से बोल रही हूँ तुझे, ढूंढ देना कुछ। तेरी तो इतने बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, लगवा देना मुझे एक्टिंग में। देख चंदा, मुंबई में सपने दूरबीन की तरह होते, दिखते तो पास है लेकिन होते बहुत दूर है। यहाँ पे मैं ऑडिशन दे के थक गई हूँ। कोई कहता है कि आप रोल में फिट नहीं हो, कोई कहता है उस रोल में तुम्हारे लिए डायलॉग नहीं है। यहाँ पे ना हर किसी को जिस्म चाहिए और कुछ नहीं। कम से कम हमारी लाइन में सोने के बाद पैसा तो मिलता है और ईमानदारी भी है, इसलिए जो कर रही है उसमें मजे का, कुछ और मत उम्मीद कर दूं। सर, रोशनी के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। कुछ 4 नंबर हैं जिस पर फ्रिक्वेंटली बात होती थी। मैंने सबसे बात की। आखिरी कॉल उसने अपने पति वेणु को किया था। रोशनी की मोबाइल की लास्ट लोकेशन रेलवे ट्रैक पे मिली है। मोबाइल की हालत देख के ऐसा लग रहा है जैसे वहां पे गिर गया था या तो उसे वहां फेंका गया हो। रोशनी यहीं रहती है? जी साहब। तुम कौन? मैं वेणु, रोशनी का पति। कहाँ है रोशनी? रोशनी स्टेशन के पास फूल बेचती है, कल से ही घर पे नहीं आई है। क्या बात है साहब? नाइक, आसपास पूछताछ करो। सर। तो तुम लोग घर की तलाशी लो। कोई बात हुई क्या साहब? बात तो हमें पूछनी है।
ये बच्चा कौन है? साहब ये मेरा और रोशनी का बेटा है। रोशनी ने कुछ किया क्या साहब? और कुछ बता सकते हो रोशनी के बारे में? हाँ सर, परसों जब रोशनी वापस आई तो उसके साथ एक बच्चा था, बहुत ही डरा हुआ था और रो रहा था। ये बच्चा किसका है? हा? क्या हो गया इसको? ये खून कहाँ से आया? अंकल नहीं, वो मैं उधर किचन में भाजी काट रही थी ना, तो मेरा ही हाथ कट गया, मेरे ही खून लग गया उसके शर्ट पर। उसके बाद में बच्चे को लेकर वो कहीं चली गई जल्दी जल्दी, बहुत परेशान लग रही थी। अंबेवाड़ी में एक धंधा करने वाली औरत जिसका नाम अम्मा है, उसकी हत्या हो गई और आखिरी बार रोशनी को ही उसी के साथ देखा गया। जानते हो वो औरत कौन है? रोशनी और धंधे वाले के साथ? नहीं नहीं साहब, रोशनी ऐसा नहीं कर सकती। मैं पहली बार आप लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ साहब। तुम्हारी बीवी के साथ एक बच्चे को देखा गया है, किसका बच्चा है? तुम्हारा है? नहीं नहीं साहब, हमारा बच्चा तो ये है। फूल बेचने के अलावा रोशनी और क्या क्या धंधे करती है? नहीं साहब, रोशनी बस फूल ही बेचती है। अम्मा के खून में हमें रोशनी पे शक है। अगर वो तुमसे कांटेक्ट करती है या यहाँ आती है तो हमें ज़रूर बताना। इसी में तुम्हारी और उसकी भलाई। और हाँ, भागने की कोशिश मत करना। सर, अंदर कुछ नहीं मिला और कोई है भी नहीं। साहब, रोशनी ऐसा नहीं कर सकती। एक तरफ वेनू का कहना है कि उसकी पत्नी रोशनी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, दूसरी तरफ ये कहता है कि रोशनी किसी मुसीबत में। अगर ऐसा है तो रोशनी अब तक हमारे पास क्यों नहीं आई? और उसके साथ जो बच्चा है वो कौन है? वहाँ पे एक बच्चा, एक औरत पहले से खड़ी थी और ये भी सर वहीं पे उतर गए। परसों जब रोशनी वापस आई तो उसके साथ एक बच्चा था, जिसके बारे में उसके पति को भी कुछ नहीं पता। सर हो सकता है ये बच्चा रोशनी कहीं से चुराया हो या ये रोशनी की नाजायज औलाद हो सकता है, क्योंकि वेनू साल 2 साल में एक आध बार आता है। ऐसे में रोशनी का उससे ये बात छुपाना मुश्किल नहीं। सर अगर रोशनी इस बच्चे को नहीं पालना चाहती थी तो इसको अनाथ हालत में छोड़ सकती थी। सर ऐसा भी हो सकता है कि रोशनी किसी का बच्चा चुराकर बेचना चाहती थी, और अगर ये सच है तो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला बनता है सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक फूल बेचने वाली का एक धंधे वाली से क्या कनेक्शन हो सकता है? कहीं ये रोशनी भी धंधा तो नहीं करती थी? आए, हमें पता करना होगा कि अम्मा का इस रोशनी से क्या कनेक्शन है। और हाँ, अगर ये बच्चा कहीं से चोरी किया गया है तो किसी न किसी थाने में इसकी मिसिंग कंप्लेंट जरूर दर्ज होगी। पिछले 10 दिनों में जितने भी बच्चे लापता हुए हैं, नेशनल मिसिंग पर्सन डाटाबेस से उनकी डिटेल्स निकलवाओ। मोहल्ले वालों से पूछताछ करके बच्चे का स्केच बनवाओ, हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। सर पुलिस की टेंशन बढ़ती चली जा रही थी। बच्चे के साथ कुछ भी होने से पहले रोशनी तक पहुंचना बहुत जरूरी था। पुलिस ने अपने आप को तहकीकात में झोंक दिया और एक ऐसा चौंका देने वाला सच सामने आया जिसने इस केस को देखने का रुख ही बदल दिया। बोल। मैं रोशनी को जानता हूँ साहब। पूरी बात बता। हाँ साहब, वो धंधा करती थी साहब, अम्मा की खास थी साहब। 1 साल हो गया वो यहाँ से चले गए साहब। सच बता रहा है? देवा शुक्र। क्या करूं तुम? एक्सक्यूज मी, मेरा हाथ छोड़ो। क्या ये? हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़ के बात कर। काला धंधा बंद करवा के खुद मुफ्त में मजा लेना चाहता है। एक बहुत देखे तेरे जैसे जो लड़कियों को सुधारने के चक्कर में उन्हें घर लेके जाके मुफ्त में एंजॉय करता है। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। साला एक बार मेरी हेल्प क्या कर दी, तू तो मेरे गले ही पड़ गया। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। हाथ छोड़, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़। चल चल निकल। सर, अम्मा का खास आदमी है मामू। उससे पता चला है कि एक जमाने में रोशनी अम्मा के पास धंधा करती थी। ये बात जानने के बाद सर हमने पुलिस रिकॉर्ड्स को अच्छे से खंगाला। इससे ये पता चला कि 1 साल पहले जो मुंबई के हर होटल और लॉज में रेड पड़ी थी, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करने वाली लड़कियां पकड़ी गई थी, उसमें रोशनी का नाम भी शामिल था सर। तो जरूर अम्मा ने इस रोशनी की बेल करा दी होगी। नहीं सर, कोई सुधाकर है जिसने 4 लड़कियों की एक साथ बेल कराई थी, रोशनी, चंदा, निशा और सोनम। और इन चारों लड़कियों का आपस में कोई कनेक्शन? नहीं सर, वेनू और रोशनी के लिस्ट में सोनम का नंबर तो है, लेकिन सुधाकर और बाकी 3 लड़कियों की बातचीत नहीं दिखी। इस केस से रिलेटेड जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स हमने निकलवाए, उन सब लोगों से बात करके सुधाकर और सोनम का पता निकालो। और हम उन्हें फोन करने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। लोकेट होते ही उन्हें उठाकर यहाँ लेकर आएंगे।
क्योंकि जरा सी भनक लगते ही रोशनी फिर से भागने की कोशिश करेगी और तब तक इसके पति वेणु उठाकर लाओ इसे। जैसे बता, तू उसका पति है या सिर्फ आशिक, या फिर उसके साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है? बोल। साहब मैं सच बोलता है, मैं ही रोशनी का पति है। हम आंध्रा के रहने वाले हैं। रोशनी का असली नाम रेवती है। गांव में बदहाली थी, कमाई का कोई जरिया नहीं था। रेवती को बचपन में ही पैसे की लालच में बेच दिया गया। मुंबई आकर रेवती रोशनी बन गई। उसके बाद उसने अपना जिस्म बेच बेच कर कमाना शुरू किया साहब। तो ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? किस मुंह से कहता साहब, वैसे भी साल भर से उसने ये धंधा छोड़ दिया है। अरे तू तो बहुत बड़ा संत निकला रे। सब कुछ जानते हुए भी तूने रोशनी से शादी की। सच सच बता, वो तेरी बीवी है या फिर उसकी कमाई पे अय्याशी कर रहा है तू? साहब ऐसा मत करो, मैं बचपन से रोशनी को पसंद करता हूँ। गांव के ज्यादातर लोग अनपढ़, गंवार, बेरोजगार हैं। घर वाले अपने ही लड़कियों को शहर में लाके बेच देते हैं। उसके बाद उसका नसीब रोशनी के साथ भी ऐसा ही हुआ साहब। तो तूने उसे जिस्म फरोशी के धंधे से दूर करने की कोशिश नहीं की? किया था साहब, 6-7 साल पहले की बात है, जब रोशनी गांव आई थी अपने माँ बाप पे गुस्सा निकालने। वहाँ आकर वो टूट गई साहब। माँ, भाई, बहन सब भूखमरी से मर चुके थे। बाप बिस्तर पकड़ चुका था। शायद वो रोशनी से माफ़ी मांगने के लिए अपनी आखिरी सांसें बचा के रखी। ऐसे में मैंने सब कुछ भुलाकर रोशनी से शादी करने की बात करी साहब। रोशनी, तू इस दलदल से निकल क्यों नहीं जाती? मुंबई छोड़ दे, यहीं आ जा। हम एक साथ रहेंगे। मैं है ना, मैं सब संभाल लेगा। ऐसी बातें करता है तू रेनू, कैसे बताऊं मैं तुझे कि वहाँ मैं कितनों के साथ क्या क्या कर चुकी हूँ। रोशनी, मैं तो इतना समझता है कि मैं तेरे से प्यार करता है। शादी करेगी मेरे से? शादी के बाद कुछ महीने अच्छे से गुजरे, पर गोपाल के आने के बाद खाने के लाले पड़ गए साहब। दिल पे पत्थर रख के रोशनी को फिर से मुंबई आना पड़ा। पिछले साल एक भले मानस मिले, उन्होंने उसे इस दलदल से निकालकर एक नई राह दिखाई। उसके बाद से रोशनी ने सब कुछ छोड़ दिया साहब। कहानी अच्छी थी, इसमें इमोशन, ड्रामा, लव स्टोरी सब कुछ है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि हम यकीन कर लें। अगर उसने सब कुछ छोड़ दिया था तो खून करके एक बच्चे को लेकर यहां वहां भागती क्यों फिर रही है? साहब मेरा यकीन करो, मेरी रोशनी ऐसा नहीं कर सकती। उसने खुद ही इतना बुरा वक्त देखा है कि किसी का बुरा कर ही नहीं सकती साहब। अगर वो भला कर रही थी और बेकसूर है तो पुलिस के पास क्यों नहीं आती? सोनू कौन, जानते हो उसे? नहीं साहब। ठीक है, जाओ, लेकिन शहर से बाहर जाने की सोचना भी मत। नायक सर, इस वेणु पे नजर रखो। रोशनी से और ये रोशनी से मिलने की कोशिश जरूर करेगा। ये चींटी ने हाथी को खा लिया। स्टोरी अच्छी थी ना? ये बताओ कि तुम स्कूल जाते हो? अरे वाह, अच्छा कौन से स्कूल में जाते हो? I study at कपाड़िया स्कूल थाने। चलो ठीक है, अपना नाम बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है? My name is बंटी शुक्ला। अच्छा तुमको ये पता है कि तुम रहते कहाँ? मैं इसको कितना पूछी, एक शब्द भी नहीं बोला। तो तेरे को कैसे पटर पटर करके जवाब दे रहा है? हो गया तेरा। अच्छा रोशनी ये बता कि तू ये काम कर पाएगी ना? सर, पीटर, नंदू और मंदिर के पुजारी के हिसाब से जो बच्चे का स्केच हमने रेडी करवाया था, उसकी मिसिंग कंप्लेंट हमें एनसीआरबी में नहीं है। नायक, इस बच्चे को ढूंढने के लिए हमें ग्राउंड लेवल पे मुस्तैदी दिखानी है। आसपास के स्टेट पुलिस को बच्चे का स्केच भिजवा दो और अपने पूरे खबरी नेटवर्क को अलर्ट कर दो। हो सकता है ये किसी बहुत बड़े गिरोह का काम है जो हमें कानूनी प्रोसेस में उलझाने के लिए इंटरस्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग करता है। सर, ये बच्चा अगर चोरी करनी है तो बच्चा रोशनी का ही है, और एक माँ अपने बच्चे को क्यों बेचना चाहिए? नायक, अगर रोशनी बच्चे को नहीं बेचना चाहती थी तो उसने बच्चे को अम्मा से मिलवाया क्यों? और क्या कनेक्शन हो सकता है अम्मा के खून का इस रोशनी और बच्चे से? सर, मैंने सुधाकर, चंदा और सोनम तीनों के बिल खोदने शुरू कर दिए। बहुत जल्द ये तीनों हमारे ताबे में होंगे। गुड, इन सब के हाथ लगते ही इस केस की सारी कड़ियां आपस में जुड़ने लगेंगी। लेकिन ये रोशनी आखिर जा कहां सकती? बेटा, अम्मा की याद आ रही है? हाँ पापा, मुझे अम्मा के पास जाना है। अम्मा आ जाएगी बेटा।
तेरी अम्मा आ जाएगी। ये घर है पीछे। शिंदे दरवाजा तोड़ो। रोशनी से पहले हमें उस तक पहुंचना है और इस बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये दूसरा मौका था जब रोशनी पुलिस की गिरफ्त में आते आते निकल चुकी थी। आखिर रोशनी करना क्या चाहती थी? उसने सोनम का कत्ल क्यों किया? क्या वो अकेले ही इन सारी वारदातों को अंजाम दे रही थी या फिर उसका पति वेणु भी इस खून में शामिल था? रोशनी के साथ वो बच्चा कौन था जो इतने दिनों से अपने घर से दूर था और उसके घर वाले उसके लिए परेशान नहीं थे? किसी भी पुलिस स्टेशन से उस बच्चे की कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं मिली थी। रोशनी सुधाकर से क्यों मिलना चाहती थी? रोशनी का अगला शिकार वो सुधाकर तो नहीं? क्या सुधाकर इस बच्चे से जुड़ा कोई राज जानता था? सर मुझे लगता है इस बच्चे का इस मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। पुलिस ने अब अपना रुख रोशनी से जुड़े दूसरे अहम नाम सुधाकर की तरफ किया। सुधाकर का फ्लैट कौन सा है? सुधाकर तो अब यहाँ नहीं रहता साहब। 1 साल पहले वो फ्लैट बेचकर अपना चला गया। क्यों? ये तो मुझे पता नहीं, पर सुना है कोई प्यार व्यार का चक्कर था, शायद पागल सा हो गया था वो किसी के प्यार में। अच्छा, आप बता सकते हैं वो इस वक्त सुधाकर कहाँ मिलेगा? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मेरे सोसाइटी के कुछ लोगों ने उसे यहीं कहीं आसपास घूमते फिरते देखा। हेलो हेलो वेणु। रोशनी, रोशनी तुम कहाँ हो? कैसी हो तुम? मैं एकदम ठीक है रे, पर मैं बहुत जल्दी आके मिलेगी तेरे को। तुम क्या कर रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन। हेलो रोशनी, हेलो सर। सोनम का सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज आया सर। सीसीटीवी फुटेज में ये एक बंदा मिला है जिसे सोसाइटी में कोई नहीं जानता। रोशनी के घर से बाहर जाने के बाद लगभग 1 घंटे बाद ये बंदा सोसाइटी में घुसा। सुधाकर की बिल्डिंग के सेक्रेटरी को ये फोटो दिखाकर पूछताछ करो। सर। साहब, आप जिस बंदे का फोटो दिए थे ना साहब, वो इधर ही है साहब। आप इधर आ जाइए, शिवाजी नगर के पास। तो ये लाइन छोड़ती क्यों नहीं? तुझे कितनी बार समझाया इस लाइन में कुछ नहीं रखा, छोड़ती क्यों नहीं तू लाइन ये? सुधाकर जा अपना काम कर, देख धंधे के टाइम पे टाइम खोटी मत कर। तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? तू रुक जा, तू रुक अभी। पकड़ इसको, पकड़। चल, सच बोल। अब मैं निशा से बहुत प्यार करता था। पुलिस रेड में पता लगा कि वो धंधा करती है। मैं पागल हो गया था सर, और मैं उसको भूल नहीं पा रहा था। हमारी शादी हुई, वो प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन उसके अतीत ने उसको वापस आके घेर लिया। HIV पॉजिटिव थी वो। मैंने अपना घर बार सब कुछ बेचकर उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन उसको बचा नहीं पाया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने तय किया कि मैं ऐसी लड़कियों को सही राह दिखाऊंगा। उस दिन मैं निशा की याद में बैठा था कि तभी मैंने रोशनी को अम्मा जी के साथ देखा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे शराफत का चोला ओढ़कर वो मुझे बेवकूफ बना रही है। मैं वहां से निकल गया, लेकिन ये बात मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी, मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसलिए मैंने रोशनी से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। फिर मैंने रोशनी की दोस्त सोनम से मिलने की ठानी। सोनम उन्हीं लड़कियों में से थी जो मेरा मजाक उड़ाती थी, मुझे गालियां बकती थी। सोनम ने मुझे बीच रास्ते में सबके सामने बेइज्जती कर दी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तू यहाँ तक आ गया? चल यहाँ से। तू नहीं सुधरेगी? अच्छा, तो उस दिन रोड की माते को समझ नहीं आई क्या? जहाँ घर तक चलाया। देख, दिस इज माय लाइफ। मेरा जो मन आएगा मैं वो करूंगी। तू होता कौन है रोकने वाला? चल निकल यहाँ से। आया बड़ा मुझे समझाने वाला नहीं है। तू ऐसा नहीं मानेगी ना? मुझे पता था कि अम्मा के मर्डर के बाद पुलिस रोशनी के पीछे पड़ी और सोनम का पर्स रोशनी के घर में फेंक दिया ताकि पुलिस रोशनी को पकड़ ले। रोशनी और वो बच्चा कहाँ है? या उन्हें भी मार डाला? अम्मा को भी तूने ही मारा था ना? नहीं सर, अम्मा को मैंने नहीं मारा। मैं तो रोशनी को ढूंढना था मारने के लिए। एक मिनट सर। नायक, बच के जाना नहीं चाहिए। उठा के लाओ उसे। सर।
चलो टाइम नहीं है, चलो 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 चलो। चल यार, पकड़ के। रोशनी के हाथ आने के बाद जो खुलासे हुए वो इंतहाई हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाले थे। साहब मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैंने चाकू देखा तो मुझे लगा कि रोशनी का तो कुछ गलत हो गया। वो बच्चा जो तुम्हारे साथ था वो कौन था और अब कहाँ है वो? साहब एक दिन मेरे फूल के ठेले के पास कोई बच्चे को छोड़ के गया था। मैं उसको पुलिस के पास लेके जा रही थी पर अम्मा मिल गई मेरे को। कैसी है तुम? मैं अच्छी हूँ अम्मा। बड़ा प्यारा बच्चा है, क्या नाम रखा है इसका? अरे नहीं अम्मा, ये मेरा बच्चा नहीं है। वो मेरी फूल की दुकान के पास कोई छोड़ के गया। पुलिस के पास छोड़ने जा रही है मैं। देख रोशनी, अभी अभी तूने अपनी पुरानी जिंदगी को ठुकराकर अपनी नई जिंदगी शुरू की है, और अगर तू पुलिस के पास जाएगी तो तेरी पिछली पूरी कुंडली खोली जाएगी। तू क्या चाहती है कि जो तेरी अच्छी खासी जिंदगी चल रही है तो पुलिस के चक्कर में खराब हो जाए? मेरी पिछली जिंदगी के बारे में इधर किसी को भी नहीं पता था साहब, इसलिए अम्मा ने बोला कि वो अपने किसी भरोसे के आदमी को भेजकर उस बच्चे के माँ बाप का पता लगवाकर उनको पहुंचवा देगी। थोड़ी तसल्ली हुई थी साहब, पर उस बच्चे को मैं खुद उसके माँ बाप के पास पहुंचाना चाहती थी। इसलिए अगले दिन अम्मा की बताई हुई जगह पर मैं उस बच्चे को लेकर पहुंची। अम्मा, ये 50,000 बहुत ज्यादा है। अरे ये तो लड़का है। कोई ज्यादा नहीं है, पकड़ चल। अम्मा पागल हो गई है तू? बच्चा बेचेगी तू? नहीं देगी मैं बच्चा। दे मुझे बच्चा। छोड़ बच्चा, छोड़, नहीं तो मार डालेगी मैं। अरे पागल हो गया क्या? सबको मार देगा। ये कचरा कौन साफ करेगा अभी? ए पांडो, ऐसा बोल, चिल्लाने का नहीं था। मेरे को अपना बचपन याद आ रहा था साहब। वो बोलते हैं ना साहब, जैसा हम करते हैं वैसा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो मैं इस बच्चे के साथ कैसे बुरा करती थी साहब? इसके साथ बुरा करती तो मेरे बेटे को भुगतना पड़ता ना। कहाँ है वो बच्चा? सब बच्चे को तो मैं सुधाकर के हाथों सौंपना चाहती थी। इस सुधाकर ने मेरी मदद की थी मेरे को फूलों का ठेला लगाने में। तो सुधाकर मेरे को मिला ही नहीं साहब। अच्छा हुआ जो तुम्हें सुधाकर नहीं मिला, क्योंकि सुधाकर ने ही सोनम का खून किया तो तुम्हें भी मारना चाहता था। सुधाकर ने सोनम को मार डाला? हाँ, बच्चा कहाँ है? सर मैं बच्चे को सोनम के घर लेकर गई थी। उधर ही वो बच्चा मुंह खोला और अपना नाम पता बताया। फिर उस बच्चे को सीधे मैं उसके बाप के हवाले करके आई साहब। मैं उस बच्चे को नहीं मारी है साहब, मैं तो उस बच्चे को बचाना चाहती थी। बचाना चाहती थी या बेचना चाहती थी? अगर बचाना था तो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आई? पुलिस से भरोसा उठे जमाना हो गया साहब। 14 साल की थी मैं जब मेरे मामा ने मुझे अम्मा के पास भेजा। अरे डरने की क्या जरूरत है? मैं हूँ अम्मा, इन सब की अम्मा, और आज से तुम्हारी भी अम्मा। आज से तुम्हें हमारे ही पास रहना है, ठीक है मुन्ना? बहुत हिम्मत करके एक बार भागी थी मैं वहां से साहब, जाकर सीधा पुलिस वाले से टकराई। सोचा था कि अब बच गई मैं, पर वो मेरी गलत फहमी थी साहब। उसी पुलिस वाले ने मुझे सीधा अम्मा के पास कोठे पर ले जाकर बैठा दिया। पुलिस वालों का अम्मा के पास रोज का आना जाना था साहब। हमेशा लोग खुश करते थे उन्हें। कैसे करेगी मैं पुलिस वालों पे भरोसा, बताइए? मैं मानता हूँ कभी कभी रक्षक भी भक्षक बन जाते हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। पुलिस का काम लोगों की रक्षा करना होता है। बीती बातों में रहकर तुमने भूल की। सिर्फ बीती बातें नहीं है साहब, अम्मा के कत्ल में भी वो शामिल है। तुम बिना वजह पुलिस वालों को बदनाम कर रही हो। नायक,
देखो, कानून सबके लिए एक जैसा होता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। लेकिन तुम्हारी बातें अगर झूठ निकली ना तो देख लेना बचोगी नहीं तुम। हमें उस पुलिस वाले का नाम बताओ। संजय कदम नाम है साहब उसका, हेड कांस्टेबल है और अम्मा का वर्दी वाला पार्टनर। अगर इसकी बातों में सच्चाई है और हम इसके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो इसका भरोसा कानून की वर्दी पर से हमेशा के लिए उठ जाएगा। कानून में लिखा है, भले ही 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और हमें सिर्फ इसके ऊपर शक है, हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। एक काम करो, कांस्टेबल संजय कदम की डिटेल्स निकलवाओ, उसकी प्रॉपर्टी से लेके बैंक बैलेंस तक, किस किस के साथ टच में है, अंडर द टेबल कितना खाता है, इसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। डिपार्टमेंट को इसके बारे में जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए और इस फकीरा को भी खोद के निकालना। पाटिल, ये तो वही बच्चा है जिसका स्केच अपने पास आया था। हाँ सर, वही लगता है। हेलो, आपने जिस बच्चे का स्केच भेजा था उसकी लाश मिली है मुझे। सर ठाणे पुलिस का फोन था। घोड़बंदर रोड पे एक बच्चे की लाश मिली जिसकी शक्ल हमारे दिए हुए स्केच से मैच करती है। जी क्यों किया? बता दो साहब। बड़ा ही मनुष्य था साहब, वो पैदा होते माँ को खा गया, उसके बाद मेरा धंधा चौपट हो गया। कुछ दिन पहले मुझे एक बाबा मिले थे, उन्होंने तो उसे देखते कह दिया कि ये कोई मनुष्य है, अपने आप को उससे दूर रखो नहीं तो ये सब कुछ तबाह कर देगा। मैं उसे जाके कहीं दूर छोड़ आया था, लेकिन वो औरत फिर ले आई उसे यहाँ। बंटी बेटे कहाँ चले गए थे? बंटी बेटे जी, ये आपका ही बेटा है? हाँ जी, मेरा ही बेटा है, दरअसल खो गया था। जी शुक्रिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हो गया था साहब। मैंने फिर तय कर लिया था, उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा दूंगा। क्या नसीब पाया था बंटी ने। एक तरफ एक औरत ने अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाई, दूसरी तरफ उसे जिंदगी देने वाले उसके राक्षस बाप ने उसकी जिंदगी छीनी। अतीत से हमारी भागने की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, किस्मत हमेशा 2 कदम आगे ही होती है। बंटी एक अंधश्रद्धा का शिकार बना था और पुलिस के सामने अब भी बड़ी चुनौती ये थी कि रोशनी ने एक पुलिस कर्मचारी पर ही संगीन आरोप लगाए थे। क्या वो जानबूझकर पुलिस पर कीचड़ उछालना चाहती थी या फिर उसकी बातों में वाकई कोई सच्चाई थी? मामला नाजुक था, इसलिए पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी और संजीदगी से इस मामले की खुफिया जांच शुरू कर दी। लायक एक सरकारी नौकरी जहां इतनी महंगाई में लोग मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं, ये संजय तो लखपति बन गया है। सर, संजय के अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर होते थे वो किसी इस्माइल यूसुफ के अकाउंट से होते थे। मैंने इसकी भी हिस्ट्री निकाली सर। इसे फकीरा के नाम से जाना जाता है। प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग कई केसेस इस पर। एक बात और सर, इसी अकाउंट से अम्मा को भी पैसे ट्रांसफर होते थे। इसका मतलब है कि रोशनी सही कह रही, हो सकता है ये दोनों अम्मा के मर्डर केस में भी इन्वॉल्व है। ऐसे करते हैं, पहले इस फकीरा को घेरते हैं, बाद में संजय को देखेंगे। वैसे भी संजय को रंगे हाथों पकड़ना होगा। था ना कि कुछ दिन के लिए शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में गाड़ दे। पता क्यों बुलाया था? एक बड़ी डील सामने आई, 4 लड़कियां, 2 लड़के चाहिए। खबर भरोसे के आदमी चाहिए ना? पार्टी नहीं है लेकिन भरोसे का बन जाएगा। बे पुलिस की चाल है ये। अरे कोई चाल वाली नहीं। पुलिस! जिस दिन हम पुलिस में भर्ती होते हैं ना, उस दिन कसम खाते हैं चाहे हमारी जान भी चली जाए हम लोगों की रक्षा करेंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन तुझ जैसे लोग जो अपनी सगी माँ के नहीं हुए वो देश के क्या काम आएंगे? अम्मा को क्यों मारा? सर, रोशनी वहां बच्चे को लेकर आई थी। अम्मा ने पहले 1 लाख रुपए बच्चे के लिए लिए थे सर। इस डील के बारे में जब रोशनी को समझा तो उसने बच्चे को देने से इनकार कर दिया। फकीरा को गुस्सा आया और इसने चाकू चला दिया सर। साहिब, बच्चा भी जा रहा था और पैसे भी जा रहे थे, तो चाकू लग गया, वो वहीं गिर गई। उन दोनों के झगड़े में वो रोशनी बच्चों को लेके भाग गई। न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तूने, और पता नहीं कितने बच्चों को मौत के कुएं में झोंका। और तू, इस वर्दी को हम गीता और कुरान की तरह पवित्र समझते हैं, तूने इसी वर्दी पर कीचड़ उछाला है। कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि तुझे सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा है।
कहते हैं कि लालच का दलदल वो दलदल है जिसकी तरफ बढ़ा हमारा पहला ही कदम हमें उसके अंदर खींचना शुरू कर देता है। रोशनी ने बंटी को बचाकर उसे उसके घर तक पहुंचाया, लेकिन मौत ने उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। सुधाकर को अपना हमदर्द मानकर उससे मिलने के लिए निकली रोशनी इस बात से अनजान थी कि सुधाकर खुद उसका दुश्मन बन चुका है। पर जैसा कहते हैं ना कि शायद हम हमेशा वहीं पहुंचते हैं जहां हमारा अंजाम लिखा होता है। इस केस से इस सोच को एक नई दिशा मिलती है कि जो जैसा दिखता है, जैसा करता है, हो सकता है कि शायद उसके पीछे उनकी कोई दर्दनाक दास्तां छिपी हो। जिन हालात से वो जूझ रहे हैं उन्हें जाने बिना किसी के भी बारे में कोई गलत राय ना बनाए। न जाने इस ऊपरी दिखावे के पीछे उनकी कितनी मजबूरियां छिपी हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।